हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा भारत में राष्ट्रवाद, दूसरा चैप्टर इतिहास का। सो प्लीज़ ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सुनाओ स्टार्ट अप। जैसा कि आपने पढ़ा था कि यूरोप में राष्ट्रवाद, तो यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद के साथ ही राष्ट्र राज्य का भी उदय हुआ। इससे अपने बारे में लोगों की समझ बदलने लगी। उनमें राष्ट्र के प्रति लगाव का भाव पैदा होने लगा। नए प्रतीकों और चिन्हों ने, नए गीतों और विचारों ने नए संपर्क स्थापित किए और समुदाय की सीमाओं को दोबारा परिभाषित किया। ज़्यादातर देशों में इस नई राष्ट्रीय पहचान का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया में हुआ। अब देखते हैं ये तो किस तरह से शुरुआत हो रहा है भारत में राष्ट्रवाद। अब पढ़ेंगे पहला विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग आंदोलन। तो आपको पता है कि 1919 तक हमारा प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था और ख़त्म हुआ था। 1914 से 1919 से तक 18 में ही समाप्त हो गया था। तो 1919 से बाद के सालों में हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन नए इलाकों तक फैल गया था। उसमें नए सामाजिक समूह शामिल हो गए थे और संघर्ष की नई पद्धतियां सामने आ रही थी। इन बदलावों को हम थोड़ा विस्तार रूप से समझेंगे कि सबसे पहले बात यह है कि विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी थी। इसके कारण रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक इस खर्चे की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए और करों में वृद्धि की गई, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया और आयकर रूप किया गया। आयकर मतलब रूप बदल दिया गया, शुरू कर दिया गया, आयकर शुरू कर दिया गया। युद्ध के दौरान कीमतें तेजी से बढ़ रही थी। 1913 से 18 के बीच में कीमतें दो गुना हो चुकी थी, जिसके कारण आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई थी। गांव में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया जा रहा था। इसके कारण ग्रामीण इलाकों में व्यापक गुस्सा था। 1918, 1919 और 1920-21 में देश के बहुत सारे हिस्सों में खराब हो गई थी, जिसके कारण खाद्य पदार्थों का अभाव पैदा हो गया। उसी समय फ्लू की महामारी फैल गई। 1921 के मुताबिक दुर्भिक्ष और 120 से 1 लाख लोग मर गए थे। अब आता है सत्याग्रह, जो महात्मा गांधी ने शुरू किया था सत्याग्रह। तो महात्मा गांधी जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। इससे पहले वे दक्षिण अफ्रीका में थे। उन्होंने एक नए तरह के जन आंदोलन चलते हुए वहां की नस्ल भेदी सरकार से सफलतापूर्वक लोहा लिया था। इस पद्धति को वे सत्याग्रह कहते थे। सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर देना ही सत्याग्रह था। और इस तरह से महात्मा गांधी सत्य की खोज पर जोर दिया करते थे। इसका अर्थ यह था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। ये महात्मा जी का कथन था, महात्मा गांधी जी का। अब आगे पढ़ेंगे। महात्मा जी ने यह भी कहा था कि अगर कोई व्यक्ति तुम्हें एक गाल पे तमाचा मारता है तो दूसरा गाल आगे कर दो। आज उन्हीं की देन है जो हम
आज़ाद होकर के अंग्रेज़ों की गुलामी से स्वतंत्रता पा करके घरों में बैठे हुए हैं। नेक्स्ट है, भारत आने के बाद गांधी जी ने कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया। 1917 में उन्होंने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया और दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन भारत में 1917 में चंपारण आंदोलन के रूप में हुआ था। 1917 में उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह आयोजन किया। फसल खराब हो जाने और प्लेग महामारी के कारण खेड़ा जिले के किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे। वे चाहते थे कि लगान वसूली में ढील दी जाए और 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने के लिए अहमदाबाद पहुंचे थे और उन्होंने वहां इस समस्या को दूर किया था। अब इसी समय एक रॉलेट एक्ट है, रॉलेट एक्ट पढ़ेंगे। 1919 में प्रस्तावित रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया था। कौन? महात्मा गांधी ने। भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद इस कानून को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दबाजी में पारित कर दिया था। इस कानून के सरकार को राजनीतियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। महात्मा गांधी ऐसे अन्यायपूर्ण कानूनों के से नागरिक अवज्ञा चाहते थे। इसे 6 अप्रैल को एक हड़ताल से शुरू होना था। नेक्स्ट चलते हैं। इसी बीच क्या हुआ था? 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उस दिन अमृतसर में बहुत सारे गांव वाले सालाना बैसाखी मेले में शिरकत करने के लिए जलियांवाला बाग मैदान में जमा हुए थे। काफ़ी लोग तो सरकार द्वारा लागू किए दमनकारी कानून का विरोध करने के लिए एकत्रित हुए। यह मैदान चारों तरफ से बंद था। शहर से सारे बाहर जाने का रास्ता बंद कर दिया गया था। वहां जुटे लोगों को यह पता नहीं था कि इलाके में मार्शल लॉ लागू किया जा चुका है। जनरल डायर हथियार सैनिकों के साथ वहां पहुंचा और जाते ही उसने मैदान से बाहर निकलने के सारे रास्तों को बंद कर दिया और इसके बाद उसके सिपाहियों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। सैकड़ों लोग मारे गए। बाद में उसने बताया कि वह सत्याग्रहियों के जहन में दहशत और विस्मय का भाव पैदा करके एक नैतिक प्रभाव उत्पन्न करना चाहता था। तो ये थी दोस्तों स्टूडेंटों जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब एक और हेडिंग बताऊंगा आपको, असहयोग ही क्यों, असहयोग ही क्यों। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज जो कि 1909 में लिखा था महात्मा गांधी ने, उसमें कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो 2 साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। असहयोग का विचार आंदोलन कैसे बन सकता था? गांधी जी का सुझाव था कि यह आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए। सबसे पहले लोगों को सरकार द्वारा दी गई पदवियां लौटा देनी चाहिए और सरकारी नौकरियों, सेना, पुलिस, अदालतों, विधायी परिषदों, स्कूलों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। अगर सरकार दमन का रास्ता अपनाती है तो व्यापक सविनय अवज्ञा अभियान भी शुरू किया जाए। 1920 की गर्मियों में गांधी जी और शौकत अली आंदोलन के लिए समर्थन जुटाते हुए देश भर से यात्राएं करते रहे। आखिरकार दिसंबर 1920 में
कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में एक समझौता हुआ और असहयोग कार्यक्रम पर स्वीकृति की मुहर लगा दी गई। आंदोलन किस तरह से आगे बढ़ा, उसमें किन लोगों ने हिस्सा लिया, विभिन्न सामाजिक समूहों ने असहयोग के विचार को किस तरह समझा, ये हम आपको कल पढ़ाएंगे। और आज इतना ही। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।